हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th केमिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कुछ चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। द सेकंड वन इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, दैट इज एक्वस एसिटिक एसिड। आपको ऑलरेडी पता है कि जो वीक एसिड्स या फिर वीक बेसेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और एसिटिक एसिड क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो ये वीक एसिड होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ दीज विल एक्ट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन एक्ट करेगा इनमें से, तो आपका आंसर होगा लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जनरली जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट नहीं करते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मॉलिक्यूल्स में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इस वजह से ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। एसिटिक एसिड ये भले ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है बट दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान रखिए जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं और वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड। तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका आंसर रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी पता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब किसी एक पार्टिकल को कोई दूसरा पार्टिकल डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मेटेलिक इलेक्ट्रोड which does not take part in an electrolytic reaction। तो कोई भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो किसी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसका आपको याद रखना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो जनरली कुछ ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट हो गया, ये जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये क्या है, प्लैटिनम। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर पार्टिसिपेट करता है, सिल्वर पार्टिसिपेट करता है, निकल पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स द कैटायन इज डिस्चार्ज एट द कैथोड मोस्ट रेडिली। तो कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होता है, तो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है हमारे पास और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और सोडियम क्लोराइड आपको पता है, सोडियम क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा, Na+ आयंस और Cl- आयंस। जबकि क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा होगा, यहाँ पे होगा आपके पास H+ और OH- आयंस। और अगर हम सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो आपने देखा होगा सोडियम यहाँ पे बहुत ऊपर होता है, तो सोडियम बहुत इजीली डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो सोडियम को डिस्चार्ज करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कैटायन आपको मिलेगा दैट इज H+ आयन, न कि Na+ आयन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दैट इज नॉट Na+ आयन, दैट इज H+ आयन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl द गैस रिलीज्ड एट एनोड इज। तो मोल्टन NaCl है यहाँ पे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगेन Na+ और Cl- आयन फॉर्म करता है, लेकिन ये मोल्टन है, यहाँ पे वाटर का कोई रोल नहीं है। तो पॉजिटिव आयन केवल सोडियम है जो कि कैथोड पे जाएगा इस समय। पिछले वाले में H+ आयन गया था क्योंकि Na+ डिस्चार्ज नहीं होता है इतना इजीली अगर कोई दूसरा आयन प्रेजेंट है। और एनोड की तरफ कौन जाएगा, क्लोराइड आयन जाता है। और क्लोराइड आयन Cl- आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl फॉर्म करता है। तो Cl2 गैस जो होती है दैट इज क्लोरीन गैस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस, ये आपको मिलेगी एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। तो अगर आप मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इनमें से क्या होता है,
ब्रोमीन इज रिलीज्ड एट कैथोड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉल्टन लेड ब्रोमाइड PbBr2, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला PbBr2 होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है लेड ब्रोमाइड का, और ये लेड आयन Pb2+ आयन यानी कि, और ब्रोमाइड आयन फॉर्म करता है Br-N। तो जो नेगेटिव आयन है ब्रोमाइड आयन किधर जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ। तो ये कैथोड पे नहीं रिलीज होता है, कैथोड पे लेड डिपॉजिट होता है। लेड इज डिपॉजिटेड एट द एनोड, ये भी गलत है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाता है, तो लेड जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है, मेटल हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होता है। देन ब्रोमीन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि ब्रोमीन आयन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रोमीन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, न कि गेन करेगा। वो ब्रोमाइड आयन होना चाहिए, एक्चुअली ये ब्रोमाइड आयन होता है। और लास्ट आपके पास लेड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पॉजिटिव आयन होता है यानी कि कैटायन होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अ कंपाउंड विच लिबरेट्स रेडिश ब्राउन गैस अराउंड द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन इट्स मॉल्टन स्टेट इज। तो एक कंपाउंड जो कि क्या करता है, रेडिश ब्राउन गैस लिबरेट करता है अराउंड एनोड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, ये क्या करता है, क्लोराइड, क्योंकि Cl- आयन होता है तो ये क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, राइट। तो क्लोरीन गैस तो रेडिश ब्राउन होती नहीं है। देन कॉपर 2 ऑक्साइड दैट इज CuO, ध्यान रखिए CuO, तो ये ऑक्साइड आयन फॉर्म करता है, तो ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, तो ये CuO होगा, Cu2O नहीं। तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, तो इससे क्या होगा, ये कलरलेस गैस होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉपर 2 सल्फेट, तो कॉपर 2 सल्फेट में भी रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म नहीं होगी। द आंसर इज लेड 2 ब्रोमाइड, क्योंकि ये ब्रोमीन गैस फॉर्म करता है, और ये ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन एक्चुअली लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन की वेपर फॉर्म हो जाती है, वेपराइज हो जाता है तुरंत ही ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो जो ब्रोमीन वेपर होती है वो फॉर्म होती है एनोड पे, और इसी की वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेड 2 ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड वी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगेन लेड ब्रोमाइड से काफी क्वेश्चंस हैं, तो लेड ब्रोमाइड से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। देन आपके पास, क्योंकि आपको पता है लेड ब्रोमाइड को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट एनोड एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट एट कैथोड, बिल्कुल उल्टा। आपको पता है कैथोड पे लेड होता है, तो लेड का कलर होता है सिल्वर ग्रे, तो ये एनोड पे नहीं होगा, गलत है। अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट्स एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट एट एनोड, तो डिपॉजिट नहीं होता एक्चुअली, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। सिल्वर ग्रे एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड, ये बिल्कुल सही आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपको एनोड पे देखने को मिलेंगी और सिल्वर ग्रे कैथोड पे देखने को मिलेगा। कैथोड पे लेड डिपॉजिट हो जाता है, और रेडिश ब्राउन जो है, रेडिश ब्राउन कौन फॉर्म करता है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है ये आपको एनोड पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हो आप, सिल्वर ग्रे फ्यूम्स एट एनोड, बिल्कुल अपोजिट है, ये भी एनोड पे तो जाएगा ही नहीं सिल्वर ग्रे डिपॉजिट, फ्यूम्स तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, The vessel in which electrolysis of lead bromide is carried out, तो कौन सा वेसल होता है, तो इसका आंसर है सिलिका क्रूसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, the ion which is discharged at cathode during electrolysis of copper sulfate solution, ध्यान रखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, using copper electrodes। तो इसका ध्यान बहुत जरूरी है रखना कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और कॉपर जो होता है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, और जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आयन हो वो कौन सा डिस्चार्ज होता है कैथोड, कैथोड पे कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड पे तो हर केस में कॉपर ही डिस्चार्ज होता है, Cu2+ आयन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu2+ आयन। अगर एनोड की बात करें तो यहाँ पे एनोड पे कॉपर फॉर्म होता है, Cu2+ आयन फॉर्म होता है कॉपर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ आयंस मेंशन्ड इन द लिस्ट, द आयन विच कुड बी डिस्चार्ज मोस्ट रेडिली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनमें से कौन सबसे इजीली डिस्चार्ज होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, अगर बहुत ज़्यादा आपको नहीं भी पता है तो कुछ एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, और उनमें से जो कॉपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा कॉपर। कॉपर बहुत इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, इवन H+ आयन से भी ज़्यादा इजीली ये डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि H+ एक मेटल भी नहीं है, हाइड्रोजन मेटल भी नहीं है, और कॉपर मेटल है, फिर भी कॉपर ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल यूजिंग पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट
द एनोड मटेरियल शुड बी। तो सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं तो एनोड पे उसी सब्सटेंस को रखा जाता है जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपके पास? सिल्वर। सिल्वर होगा एनोड पे और जिस एलिमेंट के ऊपर, जिस मटेरियल के ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं वो होगा कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसमें केवल और केवल आयंस होते हैं, तो ध्यान रखिए मेनली आयंस, जनरली आयंस उसमें होते हैं, मॉलिक्यूल्स उसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर आयनाइज हो जाते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेनली आयंस। जनरली इसमें केवल आयंस ही आपको मिलेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये बोर्ड में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।